नमस्ते। आज तद्धित प्रत्ययों के इस क्रम में कल जो मतुप और इनी प्रत्यय पढ़े थे, जो महत्वपूर्ण प्रत्यय थे तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत, इसमें हम आज तरप और तमप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। हालांकि तरप और तमप दोनों ही प्रत्यय बहुत सरल प्रत्यय हैं, जिनको हम आसानी से शब्द को देख करके भी उत्तर भर सकते हैं, लेकिन इन दोनों प्रत्ययों से संबंधित जो प्रश्न है वो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। हालांकि रीट में तो केवल यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय, तो वहाँ बहुत सरल है ये दोनों प्रत्यय। इससे संबंधित इनके समानार्थक प्रत्ययों के बारे में और इनसे संबंधित वाक्य के रूप में पूर्ति करवा ली जाती है अन्य परीक्षाओं में, जैसे सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर में। उसके लिए इस तरीके से पढ़ें इसको। सबसे पहले देखिए, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय में सबसे पहला बिंदु, यहां तर और यहां तम शेष रहता है। तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है और तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है। इसमें दोनों में पै की संज्ञा होकर उसका लोप होता है। तो अब देखिए, कभी कभी इसका जो उत्तर है वो हम गलत भर जाते हैं। यानी यहां जैसे एक प्रश्न आता है कि रचितम, यहां कौन सा प्रत्यय, तो थोड़ा सा अल्प ज्ञान की वजह से हम गलत उत्तर भर जाते हैं। थोड़ा इस तरीके से पढ़ें कि हमारा उत्तर सही हो। तो कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें तम आ रहा है, इसका मतलब यहां तमप प्रत्यय हो सकता है। तो ये निश्चित बना लें अपना मानस कि तमप प्रत्यय में हमेशा मैं हलंत नहीं होगा, इसलिए वहां मैं आकार सहित मैं होगा। इसलिए रचितम ये तमप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। यहाँ इससे पहले हमने प्रत्यय पढ़ा है तय प्रत्यय, उसका यह उदाहरण है। जैसे एक लिखा हमने लघुतमः, इसका मतलब अब ये तमप प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ तम में मैं आकार सहित है और उसको पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। तो तरप और तमप के लिए पहली स्थिति यह है कि यहाँ तर शेष रहता है, इसमें तम शेष रहता है। यहां पर इन दोनों प्रत्ययों की एक संज्ञा होती है जिसको कहते हैं घय संज्ञा। अब तक हमने जितने भी प्रत्यय पढ़े हैं उनमें तीन संज्ञाएं पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी थी हमने सत्री और सानच में सत संज्ञा, तय और तौतु में निष्ठा संज्ञा, और तरप और तमप में घय संज्ञा। इसके बाद देखिए, जब भी तरप और तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तो तद्धित प्रत्यय में जो परिवर्तन की स्थितियां हमने सबसे पहले पढ़ी थी, वो परिवर्तन की स्थितियां, दोनों ही स्थितियां इन दोनों प्रत्ययों में नहीं है। न तो इनका प्रथम वर्ण स्वर है, न इनमें ण, ये और कैकित संज्ञा, इसलिए वो परिवर्तन कोई से भी नहीं होंगे। इतना जरूर है कि मान लो कोई हलंत शब्द है और उसका हलंत शब्द का अंतिम वर्ण जस है, यानी तीसरा वर्ण है, तो इन प्रत्ययों को जोड़ने पर वो पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे मान लो उद उपसर्ग है और इसमें अगर हम तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये उत्तम बनेगा। ये चेंज जरूर होगा। जब कोई हलंत शब्द हो और वह हलंत में जसत्व भाग हो, तब उसको चेंज करने के लिए, तब उसमें तरप और तमप जोड़ने के लिए वहाँ उसमें चर्त्व संधि करके उसको प्रथम वर्ण किया जाता है। इस तरीके से यह परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद अब आता है तरप और तमप से बना हुआ जो शब्द है वो तीनों लिंगों में चलेगा। जैसे लघुतर पुल्लिंग में होगा, लघुतरा स्त्रीलिंग में होगा, लघुतम लघुतरम नपुंसकलिंग में होगा। पुल्लिंग में तरह के पश्चात विसर्ग का प्रयोग होगा एक वचन में, स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय आ होगा लघुतरा, नपुंसकलिंग में लघुतरम सुक्वाम होकर के
इसी तरह से तम प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहां भी लघुतम, लघुतमा और लघुतमम, इस तरीके से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसका प्रयोग करेंगे। तो लघुतम जैसे शब्द कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, लघुत्तम ऐसा लिखा रहता है, तय में यहाँ एक तय का और प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो इस दृष्टिकोण से वो शब्द तो अशुद्ध है, क्योंकि हम लघु शब्द से तम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो लघु के पश्चात तम होगा और यहाँ इसके रूप में इसको तय के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। तो लघुतम है, लघुतमा और लघुतमम, इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, अब ये दोनों प्रत्यय इस दृष्टिकोण से, प्रत्यय जुड़ने के दृष्टिकोण से तो सरल है, हमको केवल तरे, तरा, तरम या तमय, तमा, तमम ये देख करके और इन प्रत्ययों की पहचान करनी है, ऐसा उत्तर भरना है। लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न तरप और तमप का दूसरी तरीके से पूछ लिया जाता है। उसके लिए आप इस तरीके से पढ़ें कि तरप प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो एक रिक्त स्थान के रूप में ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपको शब्द भरना होता है, और वो देता है कि लघुतर आएगा, लघुतर आएगा या लघुतरम आएगा या लघुतम आएगा। तो इसके लिए एक विशेष बात यह है कि जब भी तरप प्रत्यय हम करेंगे तो तरप प्रत्यय के साथ एक दूसरे से तुलना की जाती है और वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और तम प्रत्यय के लिए हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कारक प्रकरण में एक सूत्र पढ़ेंगे आगे हम, यतश्च निर्धारणम, वहां षष्ठी और सप्तमी का प्रत्यय का विभक्ति का प्रयोग तमप के साथ करेंगे। और इधर एक सूत्र आएगा आगे कारक प्रकरण में, पंचमी विभक्ति, वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं विभक्ति अर्थ में, अर्थात एक दूसरे से विभाजन करने अर्थ में। तो यहां जब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इसमें एक दूसरे से तुलना की जाती है, और यहां बहुतों में से एक का चयन किया जाता है। तरप प्रत्यय में एक दूसरे से तुलना की जाएगी, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा सकती है, एक वर्ग की दूसरे वर्ग से तुलना की जा सकती है, एक देश की दूसरे देश से तुलना की जा सकती है, एक समूह की दूसरे समूह से तुलना की जा सकती है, और इसमें एक बड़े समूह में से एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। ऐसी स्थिति में वहां हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इधर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यहां जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे तुलना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसका एक समानार्थक प्रत्यय और होता है जिसको ईयसुन प्रत्यय कहते हैं, और इसका भी एक समानार्थक प्रत्यय होता है जिसको हम इष्ठन प्रत्यय कहते हैं। इसमें ईयस शेष रहता है और इसमें इष्ट शेष रहता है। पुल्लिंग के रूप में ईयसुन प्रत्यय वाला जो शब्द है वो इस स्थिति में रहेगा, ईयान के रूप में रहेगा। स्त्रीलिंग में वो ईयसी रहेगा और नपुंसकलिंग में ईय रहेगा। इसी तरह से इधर इष्ट है, इष्ठा, इष्ठम। इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है और रीट के लिए भी ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मान लो एक पैराग्राफ में एक शब्द आया और उसमें लिखा जैसे जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ईयसी लिखा है, तो वहां ये पूछ लेगा कि ईयसी यानी गरीयसी इसका समानार्थक शब्द कौन सा है, या इसका जो समानार्थक शब्द है उसको प्रश्न में देगा और उससे ये पूछेगा इसका समानार्थक शब्द इस पैराग्राफ में कौन सा आया है। तो वहां याद रखें कि जैसे जब गुरु शब्द में तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुतर होगा और स्त्रीलिंग होगा गुरुतरा।
नपुंसकलिंग होगा गुरुतरम। तो अब इस स्थिति में पूछा जाएगा कि गुरुतरा का समानार्थक शब्द इस पैराग्राफ में कौन सा आया है, इस अनुच्छेद में कौन सा आया है। तब हम गुरुतरा स्त्रीलिंग है उसके लिए गरीयसी शब्द भरेंगे। गुरुतर आएगा तो गरीयान भरेंगे और गुरुतरम आएगा तो गरीय भरेंगे। इसी तरह से स्थन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां जैसे आता है गुरुतम। अब गुरुतम का समानार्थक शब्द भरवाता है तो वहां उसमें स्थन वाला राइट करेंगे, गरिष्ठ भरेंगे। इसलिए गुरुतम का समानार्थक शब्द गरिष्ठ होगा, गुरुतमा का गरिष्ठा होगा और गुरुतमम का गरिष्ठम होगा। तो इस तरह के शब्दों के आधार पर हमको तरप और तमप पढ़ने हैं। तरप और तमप से जुड़े हुए शब्द बहुत सरल होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं होता शब्दों में। केवल कोई हलंत होते हैं तो वहाँ चर्त्व संधि होकर के पहला वर्ण हो जाता है, इसके अलावा और कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते। तो उदाहरणों को तो हम आराम से देख करके बता सकते हैं कि इसमें तरप प्रत्यय है और इसमें तमप प्रत्यय है। उसके दृष्टिकोण से उनके उदाहरणों को ज़्यादा विशेष के रूप में नहीं लेना है, केवल इसके आधार पर ही देखना है। लेकिन इसके साथ इसको पढ़ना है कि यहाँ इस तरह के शब्दों का उत्तर ये भी पूछा जा सकता है, इसका उत्तर ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि और परीक्षाएं जो स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाएं उनमें तो प्रत्यय निर्धारित कर रखेंगे भाई ये प्रत्यय ही पूछे जाएंगे। लेकिन रीट एक ऐसी एग्जाम है जिसमें यह नहीं कहा गया कि इसमें ये निर्धारित प्रत्यय हैं, इनको ही पूछा जाएगा। यहाँ तो नाम दे दिया प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय में किसी को भी पूछा जा सकता है। इसलिए वहाँ अब इसको इस तरीके से पढ़ें कि एक वाक्य के रूप में देखना है अब आपको। जैसे मैं देख रहा हूँ एक पहला वाक्य, जैसे लिखा रामः श्यामात् रिक्त स्थान अस्ति। अब यह एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, ए में आएगा गुरु तरह, बी में आएगा गुरु तरा, सी में आएगा गुरु तमह, डी में आएगा गुरु तमा। इस तरह का प्रश्न होगा। तो अब हमको बताना है कि यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा। सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ दो व्यक्ति है राम और श्याम, और दोनों में जब तुलना होगी तो प्रत्यय यही आएगा तरफ। और यहाँ एक विशेष बात और है कि ये भी आपको नजर आ रही है पंचमी युक्ति। इसका मतलब पंचमी युक्ति का जब प्रयोग हो रहा है तब तरफ प्रत्यय ही भरेंगे। तरफ प्रत्यय नहीं है तो वहाँ ईयसुन भर देंगे, यानी ईयान यसी ये वाला भर देंगे ऑप्शन। अब इनमें यह भी करो कभी गलती होने की संभावना होने लगे तो आप ये याद रखें कि भाई पुल्लिंग है तो गुरु तरह जैसी स्थिति भरेंगे, स्त्रीलिंग है तो तरा जैसी स्थिति भरेंगे, और नपुंसकलिंग है तो तरम जैसी स्थिति भरेंगे। इसलिए अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल उत्तर सही है। इसका अर्थ है राम श्याम से बड़ा है। इसका मतलब दो व्यक्तियों में परस्पर तुलना है, इसका मतलब पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, इसका मतलब तरप प्रत्यय होगा। तो यहाँ पुल्लिंग के साथ गुरुतर राइट उत्तर होगा। तो यहाँ गुरुतर राइट रहा। इसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं हम, एक स्त्रीलिंग का उदाहरण लेते हैं। जैसे सीता प्रियाया रिक्त स्थान अस्ति। अब यहां ऑप्शन भरा गया है लघुतरह, बी में लिखा लघुतरा, सी में लिखा लघुतरम, डी में लिखा गुरुतमा। अब ये पूछा गया कि इसमें कौन सा राइट होगा। तो अब देखो उत्तर भरने से पहले जैसे ही आपके ऑप्शन तरफ या तमप के रूप में रहे तो सबसे पहले तो ये देखें कि दो व्यक्तियों में तुलना है या बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया गया है।
तो अब यहां देख रहे हैं हम, इसका अर्थ सीता और प्रिया दो व्यक्तियों के नाम है यहां। अब सीता प्रिया से लघुतरा यानी छोटी है, गुरुतमा यानी बड़ी है, तो लघुतरा और गुरुतमा में से एक आना चाहिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के साथ ये नहीं आ सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो ये है या ये है, लेकिन दो व्यक्तियों में तुलना है तो तरफ ही आएगा, इसलिए यहां बी राइट करें, लघुतरा राइट करें। गुरुतमा तब होगा जब एक बहुत समुदाय में से, जैसे सीता बालिकासु गुरुतमा, तब तमा आएगा। इसी तरह से देखिए एक लिखा जैसे मनः वायो अस्ति या वर्तते। ए में लिखा शीघ्रतर, बी में लिखा शीघ्रतरम, सी में लिखा शीघ्रतरा, डी में लिखा शीघ्रतमम। अब देखिए यहां भी मन और वायु दो है, दोनों में तरफ का ही राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी सी गलती होने की संभावना रहती है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग आकारांत में तरह भर दिया, शब्द पुल्लिंग है उसके साथ तरह भर दिया, यहाँ भी मने के पीछे विसर्ग है तो हम शीघ्र तरह ऐसा भर सकते हैं। लेकिन मनस शब्द नपुंसकलिंग है, सकारांत नपुंसकलिंग के रूप में इस शब्द का प्रयोग है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये शब्द नपुंस, जब अपन लिंग प्रकरण पढ़ेंगे तब स्पष्ट करेंगे कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग में चलते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। तो यहाँ तो इस प्रत्यय को पढ़ रहे हैं तो अभी ये याद रखें कि मन शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके साथ बी राइट होगा। मनः वायो शीघ्रतरम अस्ति, मन वायु से तेज चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तरफ प्रत्यय तो आएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा उत्तर भरना जरूरी होता है कि वहाँ, क्योंकि इतना तो पता हो गया कि तरफ राइट होगा, एक तरह से हमने तरफ प्रत्यय को अच्छी तरह पढ़ लिया कि दो में तुलना में ऐसा होगा, लेकिन यह भी कंफर्म होना चाहिए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो यहाँ मन शब्द सकारांत नपुंसकलिंग के रूप में, इसके साथ मैं वाला राइट ऑप्शन भरेंगे शीघ्रतरम। इसी तरह से देखिए एक लिखा जैसे कविसु कालिदास है, वर्तते। एक में लिखा श्रेष्ठ है, बी में लिखा श्रेष्ठा, सी में लिखा श्रेष्ठम, डी में लिखा उत्तर है। अब यहां देखिए कवियों में कालिदास, तो कवियों में बहुवचन, बहुतों में से एक व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, इसलिए बहुतों में से जब एक का चयन किया जाता है तो या तो तमप प्रत्यय आएगा या फिर इष्ठन आएगा। तो यहां तमप का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तरह का ऑप्शन है। तो तमप का ऑप्शन नहीं है, तो तमप का पर्यायवाची शब्द क्या है, इष्ठन। तो इष्ठन के रूप में अब देखो ये पुल्लिंग है तो यहाँ श्रेष्ठ है, राइट करेंगे। यहाँ प्रशस्य की जगह श्रेय शब्द होकर के उसकी जगह इष्ठन प्रत्यय होता है और श्रेष्ठ को गुण संधि करके श्रेष्ठ बनता है। तो यहाँ पुल्लिंग के साथ श्रेष्ठ भरेंगे। इसी तरह से एक लिखा जैसे सीता बालिकासु रिक्त स्थान अस्ति। अब यह ऑप्शन आया एक में लिखा उत्तम है, बी में लिखा उत्तमा, सी में लिखा उत्तमम, डी में लिखा उत्तरा। सीता बालिकाओं में उत्तम है, तम प्रत्यय है। तो अब देखिए
सीता स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के साथ बी आएगा, उत्तमा भरेंगे, इसमें उत्तमा राइट करेंगे। तो शब्द तम प्रत्यय का भी आ सकता है, ये सुन का भी आ सकता है और इष्ट का भी आ सकता है। एक लिखा जैसे अब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि। अब रिक्त स्थान एक सुक्ति भी है। अब यहां लिखा, ए में लिखा गरीयान, बी में लिखा गरीयसी, सी में लिखा गरीय, डी में लिखा गरिष्ठ है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक ही व्यक्ति से तुलना की जा रही है, जननी की जा रही है स्वर्ग से, और जन्मभूमि की भी की जा रही है स्वर्ग से, इसलिए एक व्यक्ति से तुलना की जा रही है। इसका मतलब यहां या तो ईयसुन आएगा या तरप प्रत्यय भरेंगे, इष्ठन नहीं होगा। इसलिए यहां अब देखा, जननी शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में ईयसुन प्रत्यय में क्या आता है, ईयसी आता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट करेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसके साथ गरीयसी शब्द करेंगे। एक जैसे नपुंसकलिंग कोई भी शब्द है, अब मान लो यहां बलीय शब्द आता है जैसे, तो ये थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि बलीय शब्द नपुंसकलिंग होगा। यहां ईयसुन प्रत्यय में ईय के पश्चात विसर्ग आने पर वो नपुंसकलिंग है और ईयान आने पर वो पुल्लिंग है। इस तरीके से इसका प्रयोग करें। तो यहाँ जितने भी शब्दों के साथ हम ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं, उसमें देखा होगा आपने कि जैसे गुरु शब्द है, तो तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुतर होगा, और जब ईयसुन जोड़ेंगे तो यहाँ गरीयान होगा, यानी लास्ट का जो भयसंज्ञक वर्ण है उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर ईयान जोड़ दिया जाता है। इधर वाला जो ऊ है उसको भी ए कर दिया जाता है। कुछ शब्दों को कुछ आदेश हो जाते हैं, जैसे युवन शब्द है उसको कन आदेश हो जाता है तो वह कनियान होगा, गुरु शब्द की जगह गर होगा तो गरियान होगा, लघु शब्द की जगह पर उसके ऊ को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह ईयसुन जोड़ दिया जाएगा। जैसे लघु शब्द है तो तरप और तमप जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो तर और तम जोड़ दीजिए। जैसे लघु से लघुतर और तमप जोड़ेंगे तो लघुतम। लेकिन जब ईयसुन जोड़ते हैं या इष्ठन जोड़ते हैं तब थोड़ा ध्यान रखें, तब यहां ये अंतिम जो स्वर है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर ईयान जुड़ जाएगा, तो ये लघीयान ऐसा बनेगा। ईयान में ई दीर्घ होता है और लघीयसी, और इसी तरह इष्ठन जोड़ेंगे तो लघिष्ठ। इस तरीके से लास्ट का जो स्वर है उसको हटा देंगे, उसकी जगह ईयान और ईयसी और इष्ट इनको जोड़ करके तरप और तमप का हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी उदाहरण हैं उसके अलावा और कुछ उदाहरण हल करते हैं हम। तो देखिए अगला उदाहरण है, अब जैसे एक दूसरा इस तरह से रिक्त स्थान का दूसरा क्वेश्चन, माता गुरुतरा, अब इसको थोड़ा क्वेश्चन की भाषा चेंज हो गई है। अभी तक हमने जो प्रश्न दिए थे उनमें तरप प्रत्यय वाले को भरना था, अब उस वाक्य में तरप प्रत्यय वाले को देख करके अगला शब्द भरना है। तो अब ये निश्चित कर लो कि तरप प्रत्यय आ रहा है, इसका मतलब इधर जो शब्द आएगा उसकी पंचमी विभक्ति आएगी। इसलिए जैसे मैंने ए ऑप्शन लिखा भूमिम, बी में लिखा भूमि, सी में लिखा भूमे और डी में लिखा भूमऊ। तो ऐसे प्रश्नों में कैसे उत्तर भरें, देखिए यह स्पष्ट है कि तरप प्रत्यय है इस वाक्य में, और तरप प्रत्यय का नियम भी आपको पता है कि वहां जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। पंचमी विभक्ति का भी जो हमने शब्द रूप पढ़े थे उनमें स्पष्ट कर दिया था कि पंचमी विभक्ति का रूप किस तरीके से
कुछ ऐसी विषय वस्तु होती है जिसको देख करके हम पहचान होती है, जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये पंचमी व्यक्ति का हो सकता है। इसका मतलब ये तो निश्चित है द्वितीय है, यहाँ मैं पीछे जुड़ा हुआ है, ये पंचमी का हो नहीं सकता इस तरह का। ये इसका मूल शब्द के पीछे विसर्ग है, ये भी पंचमी का नहीं हो सकता। और पंचमी का जो प्रत्यय होता है वो ngसी होता है, अस आता है, उसमें पीछे से को विसर्ग होना जरूरी है या फिर उसमें कोई और आदेश होना है। तो इसका मतलब यहाँ ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ ये संभावित उत्तर है सी। इसको राइट भरे हम तो ये माता गुरुतरा भूमे, इस तरीके से भरना है। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट। इसके बाद लिखा दूसरा है जैसे पिता रिक्त स्थान उच्चतर। अब इसमें देखिए उच्चतर लिखा, पिता उससे ऊंचा है, उच्च शब्द से तरफ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहां भी पंचमी आएगी। अब जैसे मैंने लिखा खम, बी में लिखा खेन, सी में लिखा खात और डी में लिखा खस्य। तो ये निश्चित है कि तरफ के साथ पंचमी आएगी, इसलिए यहां पंचमी खात। राम शब्द याद है हमको, ये रामायण की तरह तृतीया है, ये रामम की तरह द्वितीया है, ये रामस्य की तरह षष्ठी है, तो ये रामात की तरह पंचमी है। इसका मतलब यहां भी सी ऑप्शन राइट होगा, पिता खात उच्च तरस तथा। एक है जैसे अब लिखा मैंने मन है वायु, अब रिक्त स्थान है और यहां एक ऑप्शन आया जवीयान, बी में लिखा जवीय, सी में लिखा जवीयसी। डी में लिखा सर्वे। मन वायु से तेज चलने में, मन का वायु से वेग तेज होता है, तो अब वहां तो हमने तरप प्रत्यय के रूप में शीघ्रतरम भरा था क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो ये तो स्पष्ट हो गया आपको कि भाई मन शब्द नपुंसकलिंग है। अब मैंने क्या कहा था आपको, ईयसन प्रत्यय में नपुंसकलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग में ईयान होता है, स्त्रीलिंग में ईयसी होता है, नपुंसकलिंग में ईय होता है, तो बी राइट। यहां मने वायो जवीय, इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग करेंगे। या तो वो तरफ प्रत्यय वाला ऑप्शन मांगता है, वो कुछ ज़्यादा सरल है, वो इसलिए ज़्यादा सरल है क्योंकि वहाँ हम जो एक व्यक्ति है उसके आधार पर उस शब्द को भर देते हैं। अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के रूप में भर देते हैं, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप में, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के रूप में भर देते हैं। और एक दूसरा कि वो तरफ या तम प्रत्यय वाला लिखा रहता है शब्द और उसके आधार पर हमको पंचमी व्यक्ति देख करके इस तरीके से चयन करना होता है। एक है जैसे तमप के रूप में, जैसे श्यामा कक्षायाम रिक्त स्थान। अब यहां इसके रूप में ए ऑप्शन में लिखा श्रेष्ठ है, बी में लिखा श्रेष्ठा, सी में लिखा श्रेष्ठम, डी में लिखा उत्तमम। अब इसमें देखो श्यामा कक्षा में, तो कक्षा का एक समुदाय है, कक्षा से तुलना नहीं की जा रही है, कक्षा एक समूह है और उसमें श्यामा को श्रेष्ठ होता है, तो श्यामा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका मतलब बी राइट करेंगे। अब कभी कभी स्तन प्रत्यय वाले रूप को इधर लिख दिया जाता है, यहां वरना होता है। जैसे एक उदाहरण पढ़ रहे हैं, जैसे लिखा रिक्त स्थान कृष्णा बहुक्षीरा। अब यहां बहु जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो स्तन और तमप का पर्यायवाची अधिक दूध देने वाली है। यहां बहु जो शब्द लिखा पहले एक प्रत्यय के रूप में
बहुच एक ऐसा प्रत्यय है जो शब्द से प्रारंभ में भी जोड़ा जाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद होते हैं, लेकिन बहुच नाम का एक प्रत्यय है वो शब्द से पूर्व भी होता है। तो बहुक्षीरा, इसका मतलब ये जो बहु प्रत्यय लिखा हुआ है ये किसका पर्यायवाची स्थन या तमप का है। इसका मतलब अब यहां क्या भरा जाएगा, तो इसके लिए लिखा गवाम, बी में लिखा गोसु, सी में लिखा गो, डी में लिखा ए बीच। तो अब देखिए इसमें, अब ये तमप से संबंध, तमप में दोनों विभक्तियां आती है, षष्ठी और सप्तमी, इसलिए यहां षष्ठी भी आ सकती है और सप्तमी, तो दोनों राइट है, ए और बी, इसलिए डी ऑप्शन राइट। गवाम गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा, इस तरीके से यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जहां भी ऐसे कोई शब्द हो, जैसे सुंदर तरह, सुंदरतम, शब्द के पश्चात तरप और तमप जोड़ना है। जहां हलंत शब्द आ जाता है, जैसे महत आया, तो महत तरह करेंगे और महत्तमय करेंगे। महत्तमय सबसे बड़ा और महत्तरय उससे बड़ा, वहां उसके साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यय के दृष्टिकोण से तरप और तमप दोनों बिल्कुल सरल प्रत्यय है, जिसमें हमको शब्द के पश्चात तर और तम का प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग होने पर वो तमा होगा और नपुंसकलिंग होने पर वो तमम होगा। कभी कभी गलती से हम तय प्रत्यांत के पीछे जो तम में मैं हलंत होता है उसमें भी तमप भर देते हैं, वो गलत है। तमप के लिए तय के पश्चात मैं अकारांत होगा, उसके पश्चात विसर्ग या आ, या उसके पश्चात फिर मैं हलंत हो सकता है। उसके आधार पर हम तमप प्रत्यय की पहचान करते हैं। पिछली परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था रीट के अंतर्गत कि पवित्र तमा में कौन सा प्रत्यय है। तो पवित्र तमा में स्पष्ट है कि पीछे तम जुड़ा हुआ है, तमा का मतलब स्त्रीलिंग आकारांत, इसका मतलब हुआ तम। तो इस तरह के सरल प्रश्न आते हैं इसमें, इसलिए वहां तर और तम के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के तीनों प्रकार के शब्दों को हम आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उत्तर भर सकते हैं। और जब विभक्ति के रूप में आए तब भी ये याद रखें कि तरप के साथ और ईयसुन के साथ पंचमी विभक्ति भरनी है और स्थन के साथ और तमप के साथ हमको षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भरनी है। इसके आधार पर किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो तद्धित प्रत्यय मैं समझता हूं कि कृत प्रत्ययों से कुछ ज़्यादा सरल है और इनको हम गलत नहीं करें। इनको इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से इनका उत्तर भरना है। आगे की क्लास में कल हम इससे आगे वाले प्रत्यय पढ़ेंगे।